साथियों नमस्कार। 15 मिनट की शो में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि ये 15 मिनट की शो में हम 15 मिनट टाइम आपका लेते हैं और आपको 30 से 40 सवाल डेली सिखा कर जाते हैं। तो इस पूरी क्लास को देखिएगा, मात्र 15 मिनट आप डेली मुझे समय दीजिए। आप यकीन करिएगा कि 35 से 40 क्लास के अंदर जो है पूरी केमिस्ट्री का आपका रिवीजन हो जाएगा। और सिर्फ एईडीओ की परीक्षा नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं ये 15 मिनट की शो की प्रश्न। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका पहला प्रश्न कहता है, ये पहला प्रश्न आपका है कि क्रायोजेनिक, ध्यान रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन जितना भी है इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपने ईंधन के रूप में किया जाता है। यदि आपसे ये सवाल पूछता है कि क्रायोजेनिक इंजन जो है इसमें फ्यूल्स के रूप में साथियों जो है ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आपका ऑप्शन में लिखा हुआ है तरल नाइट्रोजन का, तरल हाइड्रोजन का, तरल ऑक्सीजन का, तरल हीलियम का। जल्दी आप आंसर कमेंट करके बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा। जानते साथियों, आपका आंसर तरल हाइड्रोजन हो जाएगा। यानी याद रखिएगा जितना भी क्रायोजेनिक ईंधन होता है उसमें ईंधन के रूप में जो है तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा क्यों किया जाता है पता है, क्योंकि तरल हाइड्रोजन जो है इसको काफी कम तापमान पर जो है इसको कंप्रेस किया जा सकता है। यानी इसको कंप्रेस करने के लिए काफी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्रायोजेनिक का मतलब होता है जिसको कि कंप्रेस्ड करने के लिए, जिसको साथियों जो है ये कंप्रेस्ड करके भरने के लिए जो है कम तापमान की आवश्यकता होती है, उसी को क्रायोजेनिक ईंधन कहा जाता है। अतः क्रायोजेनिक ईंधन में ईंधन के रूप में साथ किसका प्रयोग किया जाता है, तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। उसमें एक तरल ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है। अब कहीं सर इसका यूज कहां होता है, तरल ऑक्सीजन का उपयोग, याद रखिएगा तरल ऑक्सीजन का उपयोग की बात किया जाएगा। तरल ऑक्सीजन का उपयोग जो है ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तरल ऑक्सीजन का उपयोग जो है ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है, ऑक्सीकारक के रूप में होता है, रूप में होता है। इस बात को साथियों बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कभी आपसे ईंधन के बारे में पूछता है और कभी आपसे यह भी पूछता है कि इसमें तरल ऑक्सीकारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो तरल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस बात को साथियों ध्यान में रखिएगा। चलिए तो बाबू आपका आंसर क्या हो गया, आपका तरल हाइड्रोजन हो गया। क्लियर। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। साथियों अचार का मतलब समझते हैं, अचार नमकीन, अचार निमकी, ये सब जो हम लोग खट्टे यूज करते हैं यानी खट्टे पदार्थ के बारे में, ये आपसे साथियों जो है खट्टे पदार्थ के बारे में कहा रहा है कि चलिए खट्टे पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, अचार को सुरक्षित रखने के लिए अच्छा परिरक्षक नहीं है। अब देखिए है के बारे में साथियों नहीं पूछा था, ये आपसे ये पूछता है कि अचार को सुरक्षित रखने के लिए या खट्टे पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ये आपसे नहीं के बारे में पूछा था। तो ध्यान रखिएगा नमक का उपयोग साथियों पता है, नमक जो है अचार को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या करता है, जितना भी माइक्रो बैक्टीरिया होता है, माइक्रो वायरस होता है, उसको मारने का काम नमक करता है। अतः इसका तो प्रयोग किया जाता है। लेकिन काली मिर्च का प्रयोग जो है इसमें आपको परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। काली मिर्च का उपयोग की बात किया जाएगा तो काली मिर्च का उपयोग जो है स्वाद बढ़ाने के लिए, काली मिर्च का उपयोग साथियों जो है स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसके लिए भाई, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसको परिरक्षक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। चूंकि नहीं के बारे में पूछा था इसलिए साथियों आंसर आपका विकल्प भी हो जाएगा। यदि आप सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, सिरका के बारे में बात करते हैं, ये सब का प्रयोग साथियों जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ये सब का प्रयोग साथियों जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो आपका सोडियम बेंजोएट का उपयोग की बात करेगा, सिरका की बात करेगा, नमक का बात करेगा, ये सब का उपयोग जो है परिरक्षक के रूप में किया जाता है। लेकिन काली मिर्च का उपयोग साथियों जो है परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में साथियों रखिएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आंसर आपका विकल्प बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नमक का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन नहीं के बारे में पूछा था, इसलिए आंसर साथियों आपका विकल्प बी हो गया। अगला आपका कहता है, ध्यान से देखिएगा कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र साथ जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है CaOH का होल 2, इसी को चूने का पानी कहा जाता है। जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा भाई, आंसर आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड हो गया।
क्लियर। आपसे पूछा था कि चूने के पानी के का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अरे चूने का पानी किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही जो है चूना का पानी कहा जाता है। ये आपका कैल्शियम क्लोराइड का है, ये CaCl2 जो है ये कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड का, ये साथियों जो है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र है। ये CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। ये साथियों जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है। और CaO जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड का है। ये साथियों जो है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का है। तो कभी कभी आप देखिएगा आपसे परीक्षा में रासायनिक सूत्र के बारे में, रासायनिक नाम के बारे में कई बार आपसे एग्जाम में साथियों सवाल पूछा गया है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाइएगा और इन तमाम चीज को जो है दिमाग में रखिएगा। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा था चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, सभी लोग कॉमेंट करके बताइएगा बेटा। ये विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एकदम 15 मिनट तक लगातार बाबू आप ध्यान से लिखिएगा और जितना भी क्वेश्चन का जवाब आप जानेंगे फिर भी आप आंसर कॉमेंट करिएगा। और आप नहीं जानते हैं तो यहां सीखने के बाद ही सही, लेकिन प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई और बहन, आपसे निवेदन है कि आप आंसर कमेंट जरूर करिए। क्लियर बाबू। चलिए तो आपका आंसर क्लियर हो गया, आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। अगला आपका है कि गिल्सरॉल जो है ये गिल्सरॉल का IUPAC नेम क्या होता है। IUPAC का मतलब समझते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में सवाल पूछा गया है, कई बार आपको साथियों फुल फॉर्म से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री साथियों ये IUPAC का फुल फॉर्म है और कई बार आपसे पूछा गया है। अब ये गिल्सरॉल के बारे में पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, गिल्सरॉल जो होता है इसका सूत्र होता है C3H8O3। याद रखिएगा C3H8O3 जो है ये आपका क्या है, गिल्सरॉल का फार्मूला होता है। तो अब ये गिल्सरॉल का फार्मूला होता है, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन है साथियों, ये प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होता है। ध्यान रखिएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल जो है ये आपका गिल्सरॉल का जो है साथियों सामान्य सूत्र होता है। जल्दी आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो गया, विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि आपसे पूछा था निम्नलिखित में से जो है गिल्सरॉल का ये IUPAC नेम क्या होगा, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल जो है ये प्रोपेन का सामान्य ये IUPAC नेम हो गया। और इसका जनरल नाम की बात करेंगे, फार्मूला की बात करेंगे, C3H8 और O3 हो जाएगा। और IUPAC का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया। कई बार आपको फुल फॉर्म पूछता है, जैसे कभी LPG के बारे में, कभी CNG के बारे में, कभी RDX के बारे में, कभी NNT के बारे में, कभी TNG के बारे में, कभी NNP के बारे में। तो आप कुछ फुल फॉर्म को भी दिमाग में रखिएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो लगातार इस 15 मिनट की शो डेली लिखिएगा, हम सारा फुल फॉर्म साथियों जो है लेकर एक क्लास में आएंगे। चलिए तो आंसर यहां पर हो गया विकल्प सी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेत्र धोबन का घटक है। नेत्र धोबन का मतलब समझ रहे हैं, आंख धोने में। नेत्र धोबन का मतलब हो गया आंख साफ करने में, आंख साफ करने में। ध्यान रखिएगा साथियों, यह सवाल आपसे पूछा गया है कि आंख साफ करने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आंख को साफ करने में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में साथियों सवाल पूछा है। तो आपका आंसर जानते क्या हो जाएगा, आपका आंसर साथियों जो है बोरिक अल्कोहल हो जाएगा। यानी बोरिक अल्कोहल जो है इसी का प्रयोग जो है आंख को साफ करने में किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सब ज्यादा एसिडिक होता है, यह आपके आंख को क्षति पहुंचा देगा, यह आंख को क्षति पहुंचा जाएगा। ये साथियों आंख को जो है क्षतिग्रस्त कर सकता है, क्षतिग्रस्त कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। क्षतिग्रस्त कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आपको आंख धोने में किसका प्रयोग करते हैं, तो आंख को धोने में साथियों जो है बोरिक अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड साथियों जो है ये काफी ज्यादा अम्लीय होता है। और याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायनों का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है। और इसका उपयोग कहां होता है, तो इसका उपयोग साथियों जो है कार की बैटरी में होता है। कार की बैटरी साथियों जो है कार की बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर।
अगला देखिएगा, भारी पानी को भारी क्यों कहा जाता है? अब देखिए भारी पानी जो है इस पानी को भारी क्यों कहा गया पता है? क्योंकि साथियों ये जो है भारी जल का सूत्र D2O होता है, क्योंकि ये भारी जल जो है यह हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से बना है। हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक से इसका निर्माण हुआ है। यह हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक का ड्यूटेरियम से बना है। ड्यूटेरियम से बना है, इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन का चूंकि 3 आइसोटॉप्स होता है, आपने नाम पढ़ा भी होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये 3 आइसोटॉप साथियों हाइड्रोजन का होता है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो आपका ये दूसरा समस्थानिक जो हाइड्रोजन का है, जिसको आप ड्यूटेरियम कहते हैं, उसी से साथियों भारी जल बना होता है। फॉर्मूला आपके सामने D2O। चलिए तो आंसर आप बताइए क्या कहता है? पहला है कि इसका घनत्व सामान्य पानी से 3 गुना होता है। बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। देखिए परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाएगा तो उसको भारी जल कह देंगे, यह कहना गलत है। क्लियर? अगला, ये प्रोटियम के बजाय हाइड्रोजन के भारी समस्थानिक जो है ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, इसलिए साथियों इसको भारी कहा जाता है। अतः आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। परमाणु रिएक्टर में साथियों जो है इसका उपयोग होता है भारी जल का मंदक के रूप में, सबको पता है। परमाणु रिएक्टर में D2O का उपयोग कहां होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। इसका यूज साथियों जो है एटॉमिक रिएक्टर में, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है, या फिर मान लिया जाए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको भारी जल कहा जाता है। यह कथन गलत है। इसका कथन यह सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ये दूसरे समस्थानिक से बना है, जिसका वजन हैवी होता है, इसलिए इसको भारी जल के नाम से जाना जाता है। चलिए तो साथियों आपका आंसर यहां से विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला है, पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित रासायनिक पदार्थ कौन सा है? ये सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जितना भी आपका सिंथेटिक फाइबर होगा, ये सब पेट्रोलियम या पेट्रोकेमिकल पर आधारित होगा। जैसे रेशम, तो रेशम कीट तैयार किया जाता है। नेचुरल फाइबर साथियों प्रकृति तैयार होता है, और प्लास्टिक साथियों जो है ये प्लास्टिक इथिलीन से तैयार होता है। अतः पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल से जो है जितना भी सिंथेटिक फाइबर है, ये पेट्रोलियम और इससे तैयार होता है। इस दोनों की बात किया जाए तो आपको पता है ये सब आपको प्रकृति से प्राप्त होता है। जो प्रकृति से प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक फाइबर, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रेशा कुछ भी कह सकते हैं। चलिए तो आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। क्लियर? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का स्प्रिट लैंप के साथ मैग्नीशियम रिबन के जलने से बनेगा? मैग्नीशियम रिबन को जलाइएगा, क्या मैग्नीशियम सल्फेट? नहीं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा? नहीं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब आप स्प्रिट लैंप के साथ मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो इससे साथ जानते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी आपका आंसर साथियों विकल्प सी हो जाएगा। लगातार आंसर कमेंट करते भाई, लगातार आंसर कमेंट करते जाइए। अगला, तरित द्वारा वायुमंडल में कौन सा गैस स्थिर की जा सकती है? जब तरित होगा तो वायुमंडल में साथियों जो है नाइट्रोजन गैस चूंकि भारी है, तो नाइट्रोजन गैस को जो है स्थिर किया जा सकता है। अब देखिए विकल्प जो है ये आपका बी में है, यानी आपके इस प्रश्न का जो जवाब होगा ये साथियों क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। इस गैस को जो है स्थिर किया जा सकता है, दूसरे को संभव नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि नाइट्रोजन एक भारी गैस है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये साथियों नहीं के बारे में पूछा, ध्यान रखिएगा। थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन होगा, ये तो होगा ही। ईंधन के रूप में लकड़ी को इसका भी होगा ही। नहीं के बारे में पूछा था, ध्यान रखिएगा, ये नहीं के बारे में पूछा था, तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। परिवहन के लिए सौर कार का उपयोग, परिवहन के लिए साथियों सौर कार का प्रयोग जब करेंगे तो इससे ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। चलिए नहीं होगा सोलर कार का प्रयोग करने से, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका आंसर विकल्प सी होगा। आप सबको पता है परिवहन यदि आप सोलर कार का प्रयोग करिएगा, जो डीजल पेट्रोल केरोसिन तेल वगैरह से नहीं चलेगा, स्वाभाविक उससे धुआं नहीं निकलेगा, स्वाभाविक उससे साथ ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा और आपके वायुमंडल को प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए सोलर का प्लेट का प्रयोग करना बहुत ज्यादा सुखदायी माना जाता है। चलिए तो आपका आंसर विकल्प सी हो गया। अगला आपका ये कि अम्लीय वर्षा तब होती है जब वातावरण में एक डैश अधिक प्रदूषण हो जाता है। जब वातावरण में साथियों सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों की अधिकता हो जाती है, तो इसी साथियों एसिडिक रेन हो जाता है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा?
SO2 और NO2 जो कि आपका विकल्प सी में है, यानी आपका आंसर साथियों विकल्प सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण साथियों जो है अम्लीय वर्षा होती है। और यदि कृत्रिम वर्षा की बात करेगा तब सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा कारण पूछेगा तो सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट साथियों जो है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, अतः इसके लिए साथियों जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा, यानी एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए साथियों बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक घनत्व वाला धातु है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सोना, पारा और प्लेटिनम। याद रखिएगा प्लेटिनम का डेंसिटी साथियों 21 के आसपास होता है, यानी साथियों सर्वाधिक होता है। इससे थोड़ा कम 19 के आसपास गोल्ड का होता है और लगभग 13 के आसपास पारा का होता है। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तो आपका प्लेटिनम का हो जाएगा, और यह काफी महंगा धातु की श्रेणी में भी आता है। ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं होगा? ये साथियों नहीं के बारे में पूछा था। जैसे आसवन विधि का प्रयोग जानते हैं, जल के शुद्धिकरण के लिए होता है, जल के प्यूरिफिकेशन के लिए, जल के शुद्धिकरण की बात किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए आसवन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका तो कभी ठोस अशुद्धि को दूर करने में किया नहीं जाएगा, तो आंसर विकल्प ए हो जाएगा। क्योंकि ऊर्ध्वपातन का प्रयोग ठोस में होता है, क्रिस्टीकरण का प्रयोग ठोस में होता है, निस्यंदन का प्रयोग ठोस में होता है। नहीं पूछ रहा था, इसलिए आंसर आपका विकल्प ए हो गया। क्लियर? अगला, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो आप सबको पता है बीटा पर साथियों नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है, गामा साथियों उदासीन होता है, गामा उदासीन होता है। तो नेगेटिव के बारे में पूछ रहा था, तो आपका आंसर साथियों बीटा हो गया। चलिए साथियों आज की सेवा रोकते हैं, फिर कल आप इस 15 मिनट की शो में जरूर मिलिएगा। आप लोग डेली हमारी 15 मिनट की शो को जरूर देखा करिए। सुबह में 10 बजे इसी यूट्यूब पर हमारी क्लास होती है MCQ का डिस्कशन, उसको भी आप लोग देखा करिए। और द ऑफिसर अकेडमी 2.0 पर वन लाइनर पूरे 10,000 से ज्यादा प्रश्न का कलेक्शन चल रहा है, तो शाम के 5 बजे भी आप लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।